गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है पिछली मुलाकात में कुछ बातें चल रही थी, अगर आपको याद है तो बताएं। पिछली मुलाकात में कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स कंप्लीट हो गया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मतलब आपको मैंने जितने भी रोटेशन में जो भी टॉर्सनल स्ट्रेन सारे स्ट्रेन बता रखे थे, हाँ कि ना, ये सारे स्ट्रेन मैंने बता दिए थे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं चीजों को। चलें। चलिए भाई, तो समझते हैं आज का खेल। चलिए, इसमें एक दो बातें आपको और जाननी चाहिए। एक होता है स्क्यू टर्म। क्या होता है स्क्यू? आपको एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी में, ठीक है भाई। उसमें आप देखने को मिलेगा आपको, एक होता है स्क्यू। समझते हैं स्क्यू क्या होता है? देखते हैं। ये है, जैसे कि बात की जाए तो हम जानते हैं कि जब भी हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करना है कन्वर्ट, हम इसे यूं रोटेट करते हैं, लाइक सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन। हम इसे करते हैं रोटेट, एक के पीछे एक, मतलब एक्लिप्स फॉर्म कर देंगे कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है नहीं? या गॉची भी सकता है कि नहीं? हमने बात कर रखी है, ठीक है। मगर मान लो इन बिटवीन दिस, जैसे कि मान लो जब कोई एंगल, जब डायहेड्रल एंगल जीरो था, एक के पीछे एक था, जब जीरो डायहेड्रल एंगल था तब की बात अलग थी। और अब क्या हो रहा है? सीधे 60 हो जा रहा है। तो 60 और जीरो के बीच में तो बन रहा है ना कुछ। तो मान लो ये टक 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 टक, ये नया फॉर्म, ये भी नया फॉर्म, ये भी नया फॉर्म, ये भी नया फॉर्म। हर डिग्री पर, हर मिनट पर, हर सेकंड पर एक नया फॉर्म देखने को मिल रहा है। नया फॉर्म जब ना तो कंप्लीटली एक्लिप्स हो और ना ही कंप्लीटली क्या हो, स्टैगर्ड हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं? स्क्यू। जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसे बोलते हैं स्क्यू। ठीक है भैया, स्क्यू। और ऐसे कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? इनफाइनाइट। ये मामला आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? स्क्यू। जितने भी फॉर्म बनेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म, उन्हें बोलते हैं स्क्यू। और ऐसे कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। ये होता है यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा मामला। चलिए भाई, तो समझते हैं खेल को, आगे बढ़ाते हैं। एक बात ये थी, चलिए फिर मैंने बात कर रहे थे क्या, कि भाई यहाँ पर एक होती है एनर्जी, कि आपस में इंटर कन्वर्जन एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो होती है 1 से 20 किलो जूल। कितनी होती है? 1 से 20 किलो जूल। ये दो चार लाइनें छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। आपका होमवर्क है आज, आपका कन्फर्म खत्म हो जाएगा, तो होमवर्क लिख दो पहले ही। आज आपका होमवर्क क्या है? आपको जाना है। अच्छा, आपको होमवर्क दिया था क्या मैंने? ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ये एनसीईआरटी का पेज पढ़ने के लिए होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क दिया था क्या? यस, वेरी गुड, मैंने ऑलरेडी देखा। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात है ये। इसका मतलब आपने ये लाइनें पढ़ी होंगी, आपको मिला होगा कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किस फॉर्म से कितने जाने के लिए। कुछ लाइनें छोड़ रखी थी आपकी लिए, ठीक है भैया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक शानदार लाइन आपने पढ़ी होगी कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये लाइन एग्जाम में आई हुई है, नीट में आया, एग्जाम में लाइन आया है। ठीक है, देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? सबने पढ़ा है क्या? प्लीज अंगूठा दिखाएं, अगर सबने पढ़ा है तो बताओ फिर मैं, वरना बात ही छोड़ेंगे फिर। टीना जी ने दिखा दिया, वेरी गुड, शाबाश। नेगी साहब, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बस आप ही बच गया। बताएं नेगी जी, पढ़ा है क्या? नेगी साहब हैं क्या ऑनलाइन? कि सो गए ऑनलाइन करके? चालू करके सो गए क्या नेगी जी? लगता है नेगी जी सो गए। सर नहीं मिली लाइन, ओहो हो, क्या बात कर रहे हो? एक लाइन मिली होगी भाई। क्या आपने पढ़ा है ना वो पेज? अभी बताऊँ, मिल जाएगा लाइन, बॉटम साइड पर लिखा हुआ है थोड़ा सा। एक बार आप वापस से ट्राई कीजिएगा, आज सुन लीजिए फिर जाके पढ़िएगा, है ना? देखिएगा, देखिए होता क्या है। एक लाइन लिखी हुई है नीचे उसमें, उसी हाइड्रोकार्बन में कन्फॉर्मर में, आपने पढ़ा होगा कि भाई जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, तो इस केस में बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, ऐसा लिखा होगा कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, ऐसा एक लाइन मिला होगा। ठीक है भैया, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से।
भाई ये क्वेश्चन जब आया था तो लोगों ने खूब गलती करी थी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि जब घुमाएंगे तो एंगल तो बदलेगा ही बदलेगा। कितना होगा? 0 से 60 होगा। सही बात है। पर भैया ये जो एंगल बदल रहा है, ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है डाई हेड्रल एंगल। क्या है ये? डाई हेड्रल एंगल है। क्या है ये? डाई हेड्रल एंगल। कौन सा एंगल है ये? डाई हेड्रल एंगल। जब ऐसे घुमा रहे हैं, कर रहे हैं रोटेट, इस रोटेशन से जो बन रहा है ये क्या है? ये डाई हेड्रल एंगल। क्या है ये? डाई हेड्रल एंगल। क्या है ये? डाई हेड्रल एंगल। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे रोटेशन से क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। बॉन्ड एंगल निकलता है हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 मतलब 109 डिग्री। आ रहा मामला ऐसा। तो बॉन्ड एंगल तो सेम ही रहेगा। और आप कितना भी घुमा लो, अब ऐसे कर रहे हैं रोटेट, क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ये बदल रही है? ये बॉन्ड तो वही वही रही है। घुमाने से बॉन्ड लेंथ पर कोई असर पड़ रहा है क्या? बॉन्ड लेंथ पर कोई असर पड़ रहा है क्या? कोई असर नहीं पड़ रहा। इसलिए बोला जाए कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। जो एंगल बदल रहा है बार बार रोटेशन पे, उस एंगल का नाम है डाई हेड्रल एंगल। क्या नाम है? डाई हेड्रल एंगल। तो ये लाइन लिखी गई थी, पूछी गई थी, एनसीईआरटी से आई थी। शानदार लाइन है। उसी पेज से क्वेश्चन आएगा, गारंटी इस बात की। उसी 2 पेज से, इसलिए उसको पढ़ना आवश्यक है। इसलिए कुछ लाइन छोड़ी गई हैं, आप उसे पढ़ें, और जो नया मिले उसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी लिख करके अपने कॉपी में ऐड करें प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन वही से आया, गारंटी है। तो मैं चाहता हूँ आप वो पढ़ लें, इसलिए छोड़ रखा है आपके लिए। ठीक है भैया, चलिए, ये था मामला हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2 के 10। विच ऑफ द फॉलोइंग conformer is most stable for इथाइलिन ग्लाइकॉल? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये नाम सुना है क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये नाम सुना है क्या? ये नाम सुना है क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये नाम कहाँ बताया था, अगर याद हो तो? बिल्कुल, आईयूपीएससी नॉमिनेशन। अच्छा सर, हो गया है? अच्छा ये हो चुका है क्या? ओह ग्रेट, ये हो चुका है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मतलब आपको बता रखा है कि इंट्रा एज बॉन्डिंग है कि नहीं, इंट्रा एज बॉन्डिंग के बारे में बता रखा है, ये भी हो चुका है, ग्रेट। ठीक है। चलिए, तो मतलब अब उनको देखने का करना है जनरलाइज, कि कौन कौन से वो केसेस हैं जब हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हमारा जो गॉचे फॉर्म है वो बन जाएगा मोस्ट स्टेबल। ये कब कब होता है देखते हैं, समझते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, इसे हम गायब कर देते हैं। केस क्या बनेगा फिर? ऐसा होगा, देखा जाए ध्यान से, इस पे आप लिखिए क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन का नाम क्या था? एआईपीएमटी 2 के 10 में आया क्वेश्चन है वो। एआईपीएमटी क्वेश्चन है वो, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एआई 2 के 10। ठीक है ना? ये ऐड कर लीजिएगा, अगर बता दिया तो अच्छी बात है, वरना ऐड कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि जो कन्फॉर्मर बनता है हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है। ये फ्रंट कार्बन पर मान लो यहाँ बताया ग्रुप 1, और ये रियर पर बिठाया ग्रुप 2। ठीक है भाई, ऐसा, ये हमारा ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। और रियर कार्बन की बाकी वैलेंसीज पर मान लो क्या बैठे हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी क्या बैठे हैं? फ्रंट पे भी हाइड्रोजन। इस तरीके से मान लो ये केस है। अब इसकी बात अगर करी जाए, इसकी बात अगर करी जाए तो समझते हैं खेल को कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखें, ऐसा है खेल। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो गॉच फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? गॉच फॉर्म है। सेम ग्रुप है ना, जो सेम ग्रुप है उनके बीच में एंगल कितने का है? 60 का एंगल है यहाँ पर। कितने का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। तो बोलते हैं गॉच फॉर्म। तो ये गॉच फॉर्म बनता है मोर स्टेबल कब? जब इस दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो जाए? अट्रैक्शन फोर्स आ जाए। क्या आ जाए? अट्रैक्शन फोर्स। और बात करें इस अट्रैक्शन फोर्स की, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या क्या हो सकता है? पहली बात, एच बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। नंबर 2, या फिर ये हो सकता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। या फिर ये हो सकता है आयन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये 3 डिफरेंट टाइप के अट्रैक्शन फोर्स हो सकते हैं इन G1 और G2 के बीच में। अब बात आती, समझते हैं कि अट्रैक्शन कब होंगे, हमें कब मानना चाहिए। एक चार्ट बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये चार्ट कहता है कि मान लो यहाँ पर जो G1 है वो क्या है और G2 क्या है, तो उस केस में कौन सा कन्फॉर्मर होगा स्टेबल। ठीक है भाई, ये हम देखने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर ग्रुप 1 के फॉर्म में पहला केस हम ले रहे हैं OH और OH, ये हम पहले बात कर चुके हैं।
ठीक है भाई, या फिर हम लेंगे एक बारी OH और NH2, या फिर ले सकते हैं NH2 और F। नंबर 4 लेकर देखेंगे CH3, CH3। नंबर 5 लेंगे H एंड CH3। ये डिफरेंट केसेस हैं G1 और G2 के फॉर्म में। देखते हैं कि कौन सा कन्फॉर्मर होगा मोस्ट स्टेबल इनके लिए, समझेंगे इस बात को। देखें, चलिए तो फिर देखते हैं मामले को, आए। आप बताइएगा, बताएं, जो पहला केस है OH OH, बताएं इस केस में कौन सा फॉर्म होगा मोस्ट स्टेबल, गॉस फॉर्म या कौन सा कन्फर्मर, फुल्ली एक्लिप्स, एक्लिप्स पार्शियल या फिर गॉस, कौन सा होगा बेहतर, कौन सा फॉर्म होगा मोस्ट स्टेबल, क्या होगा, गॉस। ठीक है भैया, वेरी गुड। नंबर 2 में भी कौन सा होगा, नंबर 2 में कौन सा होना चाहिए, क्या मानते हैं आप कि नंबर 2 में कौन सा फॉर्म होना चाहिए मोस्ट स्टेबल, नंबर 2 में भी गॉस। ठीक है भैया, मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये एज बॉन्डिंग या फिर जो अट्रैक्शन फोर्स है कब पता है, जब बेसिकली अपन जुगाड़ देखें अट्रैक्शन फोर्स लाने के लिए, तो ये एटम कैसे होना चाहिए, फोन वाले, FON वाले अगर एटम दिखाई देंगे, FON वाले एटम दिखाई देंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर गॉस फॉर्म बेहतर होने वाला है। ठीक है भैया, बताओ, देख लो यहाँ पर देखिए क्या था, ये O और ये O फोन का पार्ट था, O और ये N फोन का पार्ट था, N और ये F फोन का पार्ट है। बताइए तो इस केस में कौन बेहतर होगा, इस केस में कौन बेहतर होगा, गॉस बेहतर होने वाला है। बताएं अगले केस में फोर्थ में कौन सा फॉर्म बेहतर होगा, कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा कन्फॉर्मर मोस्ट स्टेबल होगा, जो नंबर 4 है, एंटी स्टैगर है कि नहीं, जैसे बात है, एंटी फॉर्म भी बोल सकते हो हम, या फिर स्टैगर बोल सकते हैं, एक ही बात है, एंटी फॉर्म। ठीक है भैया, चलें अगला नंबर 5, नंबर 5 में भी कौन सा बेहतर हो जाएगा, नंबर 5 में कौन सा बेहतर हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म या फिर एंटी फॉर्म। ठीक है भैया, ऐसा स्टैगर्ड कर सकते हैं, वो बेहतर हो जाएगा, आरा मामला इस तरीके से। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर आयन डायपोल का देखें एग्जांपल, और ले सकते हैं अपन नंबर 6। सपोज करते हैं मैंने ले लिया यहाँ पर NH3+, ठीक है भैया ऐसा, और यहाँ ले लिया COO-। अब आप बताएं कि इस केस में कौन सा फॉर्म बेहतर होना चाहिए, 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 ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, इसमें कौन सा बेहतर होगा, गॉस बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फोन का पार्ट आ रहा है। ठीक है भैया, और इनफैक्ट ये बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा, क्यों, बिकॉज इस केस में डोनर कौन है, ऑक्सीजन, और O नेगेटिव इज अ बेटर डोनर एज कम्पेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन या फिर कोई भी, है कि नहीं ऐसा। नेगेटिव स्थिति क्या होती है, जिस पर नेगेटिव चार्ज, वो क्या होता है, एक बेहतर डोनर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। आ रहा है मामला, चले, ये खेल हमारा कुछ कि कब होता है खेल। ठीक है भाई, इसमें एक आती है नेक्स्ट चीज, ये एग्जाम में बहुत ही कम आने की संभावना होती है, संभावना वेरी रेयर है, एग्जाम में दिखाई रही है, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर कोई आता है, खाली टू द पॉइंट पढ़े, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, खाली टू द पॉइंट पढ़े, उतना ही देखें जितना एग्जाम में आने वाला है, तो आपके लिए चीज नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 बनते हैं इसके कन्फॉर्मर, आओ ड्रॉ करते हैं ऐसा। एक तो ये बन जाएगा, सेकंड देखते हैं, देखिए, और एक लास्ट वन वो देखते हैं। इस तरीके से अगर देखें, इनका नाम की बात की जाए, इसे बोलते हैं अपन चेयर फॉर्म, क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म। ठीक है भैया ऐसा, इसे बोलते हैं हाफ चेयर। ये क्या है, हमारे साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फर्मर हैं, आप देख सकते हैं, 6 कार्बन आएंगे हर किसी में, यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, वैसे यहाँ पर देखा जाए 1, ये 2, ये 3,
सॉरी यहाँ पर नहीं है, बस ये नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक, दो, तीन, और ये चार, और ये पांच, और ये छह, ऐसा इस तरीके से। तो ये छह है, हमारा मामला ऐसा। तो भाई ये साइक्लोहेक्सेन के अलग अलग कन्फॉर्मर्स हैं जो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते होते हैं। तो ये हाफ चेयर फॉर्म है। आगे और दे सकते हैं, इसे बोलते हैं बोट फॉर्म, और इसे बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। ठीक है, ऐसा। इसमें बात आती है स्टेबिलिटी की, इसमें एक काम की, उसका नाम है स्टेबिलिटी। ठीक है, पर एक बात और जानते हैं, जो ट्विस्टेड बोट है इसे बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कैसा है ये? कायरल। ये जो फॉर्म में कैसा होता है? कायरल। एक चीज ये जाननी चाहिए, बाकी एग्जाम में संभावना बहुत कम होती है आने की, बिकॉज एनसीईआरटी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है भैया, तो जिसको लगे कि ज्यादा हो रहा है, पढ़ना नहीं चाहिए, उसे काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले। इसके अलावा इसमें एक ही चीज काम की आती है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है, बस वही काम का है इसमें, और कुछ भी काम होने वाला नहीं है। अगर बात करें अपन इसकी, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? सबसे पहले जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म होता है? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद हमारा ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। ये बस एक ऑर्डर है जो पता होना चाहिए, इसका जुगाड़ मैं देता हूँ याद करने का। ठीक है, ट्विस्टेड बोर्ड, फिर आएगा आपका बोट फॉर्म, और एट इन द एंड हाफ चेयर। हाफ चेयर फॉर्म, ऐसा इस तरीके से चले। अब इसके ऑर्डर को याद रखने का जुगाड़, जैसे संडे को अब आपका एग्जाम है, टेस्ट है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, क्लास टेस्ट भी तो है कि नहीं? तो आए तो हम बोल सकते हैं कि क्लास टेस्ट भी है। क्लास टेस्ट भी है। क्लास टेस्ट भी है इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस। क्लास टेस्ट भी है। कैसे? आप देख सकते हैं कि सी फॉर क्या आएगा? क्लास। टी फॉर, है कि नहीं, टेस्ट, उसमें आएगा ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। बी से भी मतलब क्या? बोर्ड फॉर्म, और लास्ट में है मतलब हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है भैया, ऐसा। तो क्लास टेस्ट भी है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, क्लास टेस्ट भी है। ठीक है भैया, ऐसा। तो ये एक याद है करने का जुगाड़ है इसका, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। बाकी एग्जाम में आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है मामला क्या, इसका, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, कंप्लीटली। चलें, अब बात करने आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड, जो नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म में, वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब उसकी बात करनी है, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए आइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे लोगों को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही आसान खेल है, चिंता मत करिएगा, एकदम मजा आएगा, शानदार खेल होगा, देखेंगे थ्री में, है कि नहीं? चलें, तो बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, समझते हैं खेल को कि ऑप्टिकल आखिर होता क्या है। चलिए, देखो भाई, नाम से क्लियर है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब क्या होना चाहिए? लाइट। क्या होना चाहिए? लाइट। ठीक है भैया, मतलब ऐसे आइसोमर जिनकी जो टेंडेंसी है वो लाइट को लेकर कुछ बदल रही है, ऐसा तो बोलूंगा ऑप्टिकल। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन, इससे मामला और कुछ खास क्लियर होगा। देखिए, अगर बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की, ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं, जानते हैं कि दो कंपाउंड कभी भी बनने वाले हैं आइसोमर, तो एक मामला तय है कि सेम होगा ही होगा, और वो क्या है बताएंगे मुझे जल्दी से। देखिए कितने लोग जिंदा हैं, बताएं क्या भैया? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश नेगी जी, बहुत ज्यादा रफ्तार, शानदार, मजा आ गया, है कि नहीं? ऐसा, बहुत अच्छी बात है, सब जाग रहे हैं। देखें, इसका मतलब दो कंपाउंड को बनना अगर आपस में आइसोमर, तो एक मामला तय है कि सेम होना चाहिए, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और तो और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी। बिकॉज क्यों? हम जानते हैं ऑप्टिकल किसका पार्ट है? स्टीरियो का। और स्टीरियो कब बनता है भाई? जब क्या हो? जब ये भी सेम हो। कौन? स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। बट अब आता है कुछ ना कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए।
तभी कहलाएंगे आइसोमर। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है बिहेवियर। किसके लिए? मैं कहा ना कि नाम क्या है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, मतलब लाइट से कुछ संबंधी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट के लिए बिहेवियर बदलना चाहिए, ठीक है भैया, ऐसा। बट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे हम बोलते हैं प्यार से पीपीएल, ठीक है। मतलब कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मतलब क्या सेम हो, मगर फॉर्मूला सेम हो। फॉर्मूला तो सेम ही हो, बस फर्क कहाँ पड़ रहा हो? देखिए, सेम क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए, एक तो मॉर्गर फॉर्मूला, और सेम क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बिकॉज अगर बिना फॉर्मूला सेम हुए आपस में आइसोमर नहीं बने। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो आपस में स्टीरियो नहीं बनेंगे। ये दोनों बातें सेम होंगी तब बन पाएगा आइसोमर भी और स्टीरियो आइसोमर, ठीक है नहीं, ऐसा। पर फर्क क्या पड़ना चाहिए? कुछ फर्क भी तो पड़ना चाहिए। तो डिफरेंट की बात की जाए तो डिफरेंट क्या होता है हमारा? बिहेवियर टूवर्ड्स बिहेवियर, इसके लिए पीपीएल के लिए। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर बदलता होता है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, एक लेंगे एक्सपेरिमेंट, नाम है पोलारीमीटर का एक्सपेरिमेंट। आए देखिए, समझते हैं पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है, अपने किसी काम का नहीं है, बस इसलिए काम आएगा कि हम समझ पाएंगे कि आखिर आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल में होता क्या है, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं, बात करते हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की। तो ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब भी आपको मान लो चेक करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी, मान लो एक्टिव है इनएक्टिव करना है, तो उसके लिए काम आता होता है। मान लो चेक करना है कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो क्या चेक करूंगा मैं, कैसे चेक करूंगा? वाया एक एक्सपेरिमेंट, नाम होता है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। आए समझते हैं कि कैसे होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक होता है मशीन, इसके अंदर पूरा सेटअप लगा होता है, ठीक है भैया, आपने कुछ भी नहीं करना होता। बस हमें एक बर्तन होता है, वहां सामान रखना है और छोड़ देना है, बर्तन बंद कर देना है, मशीन ऑन करनी है, बता देगा कि एक्टिव की इनएक्टिव है। अब वो सिस्टम कैसे होता है देखते हैं। देखें, हम घुस रहे हैं मशीन के अंदर, तो मशीन कहती है कि भैया सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बल्ब, ठीक है, ये बल्ब हमारा, मान लेते हैं क्या ये सोडियम लैंप, सोडियम लैंप, इससे निकलेगी लाइट, इससे निकलेगी लाइट, हाँ बिल्कुल नोट में ऐड करना है, बिल्कुल नोट्स में ऐड करना है, ठीक है भैया, नोट्स में ऐड करना है। इससे निकलेगी लाइट, और लाइट कैसी होगी? जैसे होती है नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट की बात की जाए या ऑर्डिनरी लाइट की बात की जाए तो उस केस में मल्टी डायरेक्शनल वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं, लाइक दिस, हर दिशाओं में। इसे बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल वाइब्रेशन। पर है क्या चीज ये है एक ऑर्डिनरी लाइट, ये है एक ऑर्डिनरी लाइट, ठीक। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पास कराते हैं एक निकोल प्रिज्म से, एक प्रिज्म से, इसका नाम क्या है, निकोल प्रिज्म। अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इस मल्टी डायरेक्शनल लाइट को बना दे यूनी डायरेक्शनल। क्या बना दे? यूनी डायरेक्शनल। देखे कैसे? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सिंगल डायरेक्शन, ऐसा इसी डायरेक्शन में होने वाला वाइब्रेशन। आप तो चाहे एक बनाए, चाहे आप एक से ज्यादा लाइनें बनाए, एक ही बात है, बस बनाना कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है भैया। तो इसे बोलते हैं, इसे कैसे हो जाता है, पीपीएल। क्या बोलते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है निकोल प्रिज्म, पीपीएल, ये बन जाएगा पीपीएल। अब जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास कराते हैं, जिस कंपाउंड से चेक करना है, जिस कंपाउंड को चेक करना है, उस कंपाउंड का हम लेते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा ट्यूब है, इसे बोलते हैं पोलैरीमीटर का ट्यूब। इस ट्यूब में ही आप वो सैंपल चेक करना है उसका सॉल्यूशन भर देते हैं। मतलब यहाँ आपने जो भरा हुआ है वो क्या भरा है, सैंपल का सॉल्यूशन। मतलब यहाँ जो चीज है उसे क्या बोलेंगे, सैंपल का सॉल्यूशन, सैंपल का सॉल्यूशन भरा हुआ है। और जब ये चीज यहाँ से, ये प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से बाहर निकलती है, तो हमें तीन अलग अलग केसेस देखने को मिल सकते हैं, तीन अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा होगा, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, मुझे आंख उतनी अच्छी बनानी आती नहीं है,
तो मैं आंख बनाता नहीं मोस्टली। मान लो ये जो ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है ना, ये आंख है, ये क्या है, ये आंख, आई। इसके बजाय मैं आई लिखना पसंद करता हूँ बिकॉज मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है भाई, और कई इतना शानदार आंख बनाते पूछो मत। ठीक है भैया, तो ये आंख है, मान लेना कि आंख है कि नहीं। अब किसकी मुझे पता नहीं बनी है ना, मछली की है, इंसान की, आई डोंट नो। सपोज कर लेना कि आंख है, मान लेना है ना। अपने बाय वाले हैं, आपको ड्राइंग अच्छी आती है, आप बनाना मसला। ये ऑब्जर्वर देख रहा है, अब देख क्या रहा है वो काम कीजिए। ठीक है भैया, तो आप यहाँ पर खाली आई लिख देता हूँ मैं, बाकी ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं। अच्छा नहीं लग रहा, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। प्लीज हंसना मत आप, नहीं आपकी अच्छी है हमसे। ओह, टीना जी कह रही हैं कि आपकी अच्छी है हमसे, क्या बात है चलिए देखते हैं समझते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास हो रहा है, जब इसे पास कराएंगे तो तीन अलग अलग बन सकते हैं सिनारियो। सिनारियो नंबर 1 कि हुआ क्या, जो लाइट यहाँ से पास हुई है वो ऐसे थी, पर वो थीटा एंगल से घूम गई, थीटा एंगल से या फिर अल्फा एंगल से घूम गई राइट साइड पर। इसे करता हूं मैं अल्फा एंगल, है कि नहीं, क्या करता हूँ अल्फा एंगल से। ये अल्फा एंगल से, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, अल्फा। ठीक है भैया, अल्फा। सपोज करते हैं ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर हो गई थी रोटेट, राइट साइड पर, इस तरीके से। सपोज करते हैं केस नंबर 2 कि वही लाइट है, वही लाइट है, पर इस बारी वो राइट साइड ना घूम के कहा चली गई, लेफ्ट साइड। मतलब पहले केस में क्या था, क्लॉकवाइज रोटेशन था, क्लॉकवाइज हो सकता है, ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसा घूम जाए, इस तरफ घूम जाए, थीटा एंगल से या अल्फा एंगल से, उसी एंगल से जितने एंगल से वहां गई थी, उसी एंगल से अल्फा एंगल मान लेते हैं, अल्फा से घूम गई इस तरफ। या फिर केस नंबर 3 हो सकता है कि हुआ क्या, कि जैसे वो गई थी एज इट इज वैसी की वैसी बाहर निकली आई। मतलब यहाँ पर कहीं कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलता, जैसे थी वैसे की वैसी बाहर आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखें, हम जानते हैं हम कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कब मानेंगे। हमने कहा है ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमने लिखा था इसमें कि डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब लाइट से खिलवाड़ होना चाहिए, कुछ खिले हो, कुछ करे से तो मजा आएगा, तब बोल पाएंगे हाँ भी कुछ हो रहा है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब हम ऑप्टिकली एक्टिव कब मानेंगे, जब पहले दो सिनेरियो देखने को मिलेंगे। इन दो केस में कंपाउंड जो होगा, जो कंपाउंड आपने यहाँ जो सैंपल ले रखा है, इन दो केस में सैंपल कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है। कैसा है ये, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब लाइट के लिए कैसा है, ये एक्टिव है, लाइट से खिलवाड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है उसमें, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है। और जो लास्ट वाला है यहाँ पर, थर्ड वाला, इस केस की बात करें अपन, ऐसा इसकी बात करें अपन, तो ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस तरीके से। तो ये मामला बनने वाला है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ऐसा। तो ऐसा ही मानना है। ठीक है भैया, मतलब क्या, अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो पीपीएल की प्लेन थी, उससे इधर राइट और लेफ्ट अगर कर रही है रोटेट, तो क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मतलब सैंपल में आपने कंपाउंड ले रखा है, जिसका आपने सोल्यूशन ले रखा है, वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। मगर मान लो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो कंपाउंड आपने लिया है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है भाई, ऐसा समझते हैं। अब मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हम ऑप्टिकल एक्टिव कब मान रहे हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो मान रहे हैं, अगर नहीं कर रही तो नहीं मान रहे। इसका मतलब मैं यहाँ से एक निकाल सकता हूँ डेफिनेशन, क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अगर बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक टर्म देख सकते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कब मानेंगे हम, कब मानेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, भाई पीपीएल के प्लेन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा देना, कर देना रोटेट, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देना रोटेट, ठीक है, कहता हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि भाई टेंडेंसी टू रोटेट, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction। ठीक है भैया, ऐसा मतलब पीपीएल के प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा देने की जो टेंडेंसी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं भैया, उसे ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला जाता है। जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये मामला आ रहा होगा।
ठीक है भैया, चले समझते हैं। ये हमारा मामला था ऑप्टिकल एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। चले अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर प्रीवियस केस में देखें अपन, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि अल्फा एंगल से रोटेट हुआ है, और ये मामला कौन दिख रहा है, इस आई से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि इस आंखों से हम देख रहे हैं। मतलब यहाँ को बैठा था ऑब्जर्वर, कौन है वहां पर, ऑब्जर्वर अपनी आंखों से देख रहे हैं। मतलब इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलता हूँ, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। इसका नाम होता है एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितने एंगल से घूम गया है। ठीक है भाई, तो आइए बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। इसमें एक बात हल्की सी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो मैं देख लेते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है, एंगल ऑफ रोटेशन वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये एक चीज काम की बनती होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन ये अपन देख लेते हैं। चले तो बात कर सकते हैं अपन क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। तो नेक्स्ट देख सकते हैं अपन क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। इसे हमने अल्फा से शो किया है। एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते होते हैं, चलिए समझते हैं। फैक्टर नंबर 1 जो होता है, ये होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो आप सॉल्यूशन सैंपल ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन। अगर बात की जाए सॉल्यूशन की, तो लेते हैं किसे अपन ग्राम पर ml में लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन लेते हैं। नंबर 2 देखें, सेकेंड चीज जो इम्पैक्ट करेगी, इस पोलैरीमीटर की ट्यूब, या जो ट्यूब ले रखी है आपने, ये ट्यूब ये मान लो L लेंथ की है, इसकी जो लेंथ L है उस पर डिपेंड करेगी कि जितने लंबे टाइम तक वहां से पास कराएंगे उतने सारे पार्टिकल्स टकराएगी लाइट, जितने कम दूर तक टकराएंगे उतनी कम टकराएगी, है कि इस तरीके से। तो उस जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करने वाली है। आए बात कर सकते हैं सेकंड इज लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर। लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, पोलैरीमीटर क्या है, ये ट्यूब, पोलैरीमीटर ट्यूब। और ये अपन देखते हैं कि इसमें इन डीएम मतलब डेसीमीटर में समझता है इस खेल को। नंबर थर्ड देखते हैं, तीसरा नेचर पर डिपेंड करेगी, किसके नेचर पर, जिस सॉल्वेंट में आपने उसका बनाया सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट भी मान लो कर रही है इंटरेक्ट, तो फिर क्या होगा, फिर डिपेंड कर जाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चौथी चीज जो देखते हैं अपन वो होती है वेवलेंथ, जो आप लाइट ले रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और ये हम देखते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में। एंड द लास्ट वन जो हर जगह आता ही है, आपका तापमान, टेम्परेचर, कि माहौल कैसा है, गर्म या ठंडा उसका। और ये अपन देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, इस तरीके से और फैक्टर्स हैं एटसेट्रा। पर ये मेन प्राइम फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते होते हैं। इसमें से भी हमारे काम का सिर्फ 2 है, फर्स्ट जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप बात करें, अगर देखना है मान लो चेक करना है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ना है समझ देखो। मान लो भाई अगर चेक करना है कंसंट्रेशन, तो आपने एल लेंथ की ट्यूब दे रखी है, एल लेंथ की 2 ट्यूब दे रखी है, बस कंसंट्रेशन बदलते हैं। कि मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर कितना कर दिया 2C, कंसंट्रेशन डबल कर दिया। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। क्या मतलब होता है, भीड़ भाड़, की भीड़ कितनी है। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक 5 मोलर है, कैसा ये 5 मोलर सोल्यूशन है, मतलब क्या, कि 5 मोल घोले हैं आपने 1 लीटर में। मैं बोल रहा हूँ 10 मोलर सोल्यूशन है, मतलब क्या, कि 10 मोल घोले हैं आपने सोल्यूशन में। आपने पढ़ रखा होगा, आपको ये आता होगा कंसंट्रेशन, है कि नहीं। अरे आता है क्या ये चीज, हल्का फुल्का आता होगा, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या, पढ़ लिया भैया, हाँ शाबाश वेरी गुड, ऐसा है ना, हाँ। तो वही है, टर्म्स है कि नहीं, कंसंट्रेशन टर्म दिख रहा है, ठीक है भैया ऐसा। तो ये चीज है, मतलब क्या होती है, भीड़ भाड़ का बढ़ जाना। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन सी है, वहां डबल सी, इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी यहाँ पर तय करने में 2 लोग मिलेंगे, वहां कितने मिलेंगे, डबल लोग मिलेंगे, बिकॉज कम जगह में उतने ही जगह में। जैसे 1 लीटर में बोलते हैं ना 5 मोलर, मतलब 1 लीटर में 5 मोल लोग घुले हुए, मतलब 1 लीटर में 5 लोग है मान लो, वैसे क्या बोलूंगा 10 मोलर। तो उसमें क्या होगा, 1 लीटर में 10 लोग बैठे हुए, इस तरीके से आ रहा मामला, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, मतलब मान लो यहाँ पर जो एल लेंथ है, लेंथ सेम रख रहा हूँ,
ट्यूब की लेंथ सेम रख रहा हूँ, अगर ट्यूब की लेंथ भी बदल दूंगा तो लेंथ पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। और एक साथ दो हो जाएंगे वेरिएबल, तो एक साथ दो आ जाएंगे वेरिएबल, हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो लेंथ सेम रख रहा हूँ, लेंथ यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, एल लेंथ सेम रखते हुए बदल दी कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पर अगर एल लेंथ में मान लो, एल लेंथ में यहाँ पर मान लो आपको कितने मिलते हैं, दो पार्टिकल देखने को मिलते हैं। यहाँ से जब लाइट पास करती है, यहाँ से जब आप लाइट डालते हैं, ठीक है भैया, यहाँ से लाइट डालते हैं, तो जब लाइट बाहर निकलेगी तो रास्ते में कितने मिले, दो पार्टिकल मिल रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगले केस में, यहाँ पर अगर भीड़ भाड़ मान लो डबल है, डबल भीड़ भाड़ है, तो इस केस में उतनी ही दूरी तय करने पे कितने पार्टिकल मिल जाएंगे, चार पार्टिकल मिल जाएंगे, बिकॉज भीड़ भाड़ ठीक डबल है। तो बताओ अगर यहाँ पर एक मान लो टकरा रहा है, कौन, लाइट, लाइट टकरा रहा है कितने पार्टिकल से, दो पार्टिकल से, दो से टकराया तो थीटा से घूम रहा है, तो चार से टकराएगा तो फोर थीटा घूम जाएगा। जब आप जैसे जा रहे मान रास्ते में, टकराते किसी से तो हल्का से घूमते ना, ऐसा हल्का घूम जाते हैं ऐसे, मान लो ऐसे घूमते नहीं भी ऐसे, मान लो जा रहे हैं टकराया घूम गए आप, जाते जाते दौड़ते जा रहे हैं, अरे टकरा गया, ऐसा होता नहीं होता, सॉरी यार, ऐसा बहुत निकल जाते हैं, पर हल्का तो घूम तो जाते ही अपन। वैसे मान लो अगर तीन चार होते भिड़ जाए टक 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 टक, तो ज्यादा घूम जाएंगे, आ रहा मामला ऐसा। मान लो एक टकराया है दूसरे भिड़ गए और भिड़ गए, तो तीन राउंड घूम जाएगा इस तरीके से। तो थीटा डिपेंड कर रहा है कि कितने लोगों से भिड़ रहे हैं आप, कितने लोगों से टकरा रहे हैं आप, ठीक है भैया ऐसा। तो बताओ पहले इसमें दो टक्कर, अगले में चार टक्कर, तो मान लो अगर दो टक्कर से अगर मान लो अल्फा से घूम रहा है, तो दो टक्कर या चार टक्कर से कितने घूम जाएगा, टू अल्फा से घूम जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा, जाहिर सी बात है। वही मान लो अगर लेंथ लिखते हैं, ये तो बात थी ना कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो थीटा बढ़ जाएगा, अरे मामला ऐसा। जो एंगल है रोटेशन का वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली ऑपोजिट है कि नहीं, वैसे इसे लेंथ पर। तो लेंथ में क्या होने वाला है देखें, लेंथ क्या कहता है कि मान लो इस बार आप क्या करो, कंसंट्रेशन सेम रख लो, कंसंट्रेशन सेम रख लो, लेंथ बदल लेते हैं। मान लो ये एल लेंथ है, तो इस बार यहाँ क्या लूंगा, टू एल लेंथ, उसकी डबल लेंथ ले लेता हूँ इस तरीके से, ये एल है ये टू एल लेंथ है, ठीक है भाई ऐसा। शानदार है कि नहीं, शानदार, बहुत शानदार खेल, क्या बात, बहुत बढ़िया है कि नहीं ऐसा। तो टू एल ले लेते हैं, शानदार, थैंक यू टीना, है कि नहीं। लेकिन तो टू एल लेंथ ले लेते हैं, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है भाई, अगर एल लेंथ लिया, कंसंट्रेशन सेम रख रहा हूँ, मान लो यहाँ भी सी था यहाँ भी सी था, मतलब इस बारी भीड़ भाड़ सेम है। मतलब मान लो अगर मैं एक चक्कर लगाता हूँ तो तीन लोग मिलेंगे, दो चक्कर लगाऊंगा छह मिलेंगे, तीन लगाऊंगा नौ मिलेंगे, ऐसा। मतलब सेम डिस्टेंस तय करने पर सेम लोग मिलने वाले हैं, क्यों, बिकॉज कंसंट्रेशन सेम है, इक्वल डिस्टेंस पर लोग खड़े हैं सेम कंसंट्रेशन के साथ दोनों खेल में। अगर मैं चलूंगा एल लेंथ तो दो मिलेंगे, टू एल में चार मिलेंगे, थ्री एल में छह मिलेंगे, फोर एल में एट मिलेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें आप, अगर यहाँ पर मैंने लाइट पास कराई, सपोज करते हैं, और इसमें दौरान एल लेंथ में मान लो दो पार्टिकल मिलते हैं, यहाँ पर जो पहले एल होंगे यहाँ भी दो मिलेंगे, दूसरे एल में फिर दो मिलेंगे। अगेन कि इस केस में भी क्या हुआ, अगर लाइट पास कर रही है तो लाइट के पास होने पर पहले खेल में क्या हुआ, क्या हुआ, दो टक्कर लगे, अगले में भी क्या हो जाएगा, चार टक्कर लग जाएंगे, मतलब टक्कर बढ़ी ना। और टक्कर के बढ़ने पर आदमी का जो घुमाव है वो बढ़ जाता है, आपने पढ़ रखा है, बता दिया मैंने, ठीक है नहीं। तो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन मोर द रोटेशन, सिंपल सा खेल। तो बताओ मतलब लेंथ के बढ़ने पर भी क्या यहाँ पर अल्फा बढ़ जाएगा, बिकॉज टक्कर तो बढ़ रही है। मान लो यहाँ अल्फा था, यहाँ कितना हो जाएगा, टू अल्फा हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है, डबल। सिंपल सा खेल है, मामला आ रहा क्या ऐसा, इस तरीके से। तो बस वही खेल, इसका मतलब लेंथ पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली, और किस पर, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली। ये दो बातें हैं जो काम की, जो पहले आंसर में गिवन थी, इनको जानना चाहिए, मैंने बता दिया है। बाकी कुछ काम का है नहीं इसमें, आप नाम पढ़ लेना, बाकी फर्जी मामला है, ठीक है भैया। चलो तो बढ़ते हैं आगे, खेलते हैं नेक्स्ट खेल ऐसा। अब कुछ टर्म्स करते हैं क्लियर। एक होता है कायरल कार्बन, एक होता है कायरल एटम। समझते हैं कायरल एटम। कायरल एटम क्या होता है, देखें कायरलिटी को समझते हैं अपन, कायरलिटी क्या चीज होती है, समझता है कोई, कायरल का क्या मतलब होता है, कोई जानता है क्या, कोई है जो जानता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कायरल, कायरल का क्या मतलब होता है, बताएं, बताएं, आप टाइप करें तो मैं अभी लिख रहा हूँ। ये अपन अभी ऑप्टिकल पढ़ने के लिए डिफरेंट टर्म्स कर रहे हैं क्लियर, अपना कंसेप्ट कर रहे हैं क्लियर, है ना। कायरल एटम, बता पाएंगे क्या होता है कायरल एटम, बोलो यारो। कार्बन पर अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए चारों पर, हाँ ठीक है, ये कायरल तो हुआ, पर क्या ये कायरल कार्बन है, पर ये कायरल कार्बन है, पर कायरल कार्बन क्यों है,
कायरल का मतलब ये होता है कि कार्बन के चार पर लगना चाहिए, कायरल का मतलब अलग होता है, कायरल इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो आप बता रहे हैं कायरल कार्बन बता रहे हैं आप, कायरल कार्बन। कायरल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल? चलिए देखें, समझते हैं। कायरल एटम समझते हैं, पहले दिखाता हूँ कायरलिटी से क्या मतलब होता है। कायरल का मतलब होता है, सपोज करो, देखो sp3, sp3 hybridized atom having four different valencies, having four different valencies। अगर बात करें कायरल एटम के एग्जाम्पल की, तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लो अपन ने लिया सल्फर एस, यहाँ पर एक लोन पेयर है इस तरीके से, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये एम और ये ई टी, ये डबल बॉन्ड हल्का सा गायब हो गया, इसे मैं सही कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। कायरल एटम से क्या मतलब होता है कि sp3 एटम जिसके चार वैलेंसी अलग हो, पर कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब होता है एसिमेट्रिक। कायल मतलब होता है एसिमेट्रिक, वो चीज जिस दो इक्वल हाफ में काटी ना जाए उसे बोलते हैं कायरल। कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल कुछ भी हो सकता है, कायरल कुछ भी हो सकता है। कायरल सिर्फ कार्बन हो कोई जरूरी नहीं है। ये कायरल एटम है। ये हाथ, ये हाथ क्या है? ये हाथ भी एक कायरल ऑब्जेक्ट है। ये हाथ भी एक कायरल ऑब्जेक्ट है। क्यों? आप इसे कट करेंगे, इधर से बीचों बीच काटेंगे आप, बीच से कट तो जाएगा, पर यहाँ क्या आएगा? अंगूठा, यहाँ क्या आएगा? उंगली। मतलब दो इक्वल हाफ बनने वाले, दो इक्वल हाफ बनने वाले नहीं है। तो ये हाथ भी क्या है? एक कायरल ऑब्जेक्ट। क्या ये? एक कायरल ऑब्जेक्ट। तो कायरल मतलब क्या होता है? कायरल मीन्स एसिमेट्रिक, मतलब ऐसी चीज जिस दो इक्वल हाफ में काटना नामुमकिन हो, असंभव हो, उसे बोलते हैं कायरल। तो कायरल इज अ डिफरेंट थिंग। कायरल एक टर्म है, मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक। ठीक है भैया, ऐसा। अब वही चीज आप कायरल एटम बोलेंगे, ऐसा एटम जिस दो हाफ में काटना नामुमकिन हो। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो कटे ना। कायरल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो कटे ना। जैसे मान लो मैंने ए ले लिया, ए फॉर एप्पल, जानते हैं आप। बताओ इसे काटेंगे तो ये बीचों बीच दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। ठीक है भैया, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये कैसा है? ये कायरल की ए कायरल, कायरल की ए कायरल, इसे बोलेंगे ए कायरल। क्या बोलेंगे? ए कायरल, या फिर नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। ए कायरल या फिर नॉन कायरल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जिसे आप दो पार्ट में काट सकते हैं। मगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि दो हाफ में काटना नामुमकिन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर बीचों बीच काटता हूँ मान लो, इसको अगर बीचों बीच काटता हूँ मान लो, ऐसे 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 बीचों बीच काट दूंगा, तो दो इक्वल हाफ बनने वाले नहीं है, एम और टी अलग लगाएंगे। अरे मान लो तो कायरल है ये, इसे क्या? कायरल एटम है ये। सल्फर कैसा एटम है? कायरल एटम। इस तरीके से, इस केस में, पर्टिकुलर केस में, तो ऐसे मन पड़ते हैं। कायरल मतलब होता है क्या? एसिमेट्रिक। और वो हो कुछ भी सकता है। कायरल इज अ टर्म, मतलब होता है एसिमेट्रिक। ये मामला आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चले। ये होता है कायरल का मतलब एसिमेट्रिक। अब देखते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, समझते हैं। नेक्स्ट इज कायरल कार्बन। ये था कायरल एटम। नेक्स्ट इज कायरल कार्बन। समझते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा sp3 कार्बन, ऐसा sp3 कार्बन जिसकी ऑल फोर वैलेंसीज क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। ठीक है भैया, ये पता है, मतलब ऐसा कार्बन जिसकी ऑल फोर अलग जरूरी नहीं है। कार्बन ऐसा कार्बन जिसे हम दो हाफ में काट ना पाए, उसे क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं चारों वैलेंसी अलग हो? क्यों? क्योंकि अगर चारों वैलेंसी अलग हो गई तो ये बात तय है कि कटेगा नहीं। ये अपने आप नहीं कटेगा, कंफर्म बात है, गारंटी इस बात की कि कटेगा ही नहीं। चारों अलग हो गए तो कटेगा ही नहीं, इसलिए बोलते हैं कायरल कार्बन की ऑल फोर अलग। आपको मैं नेक्स्ट टाइम मॉलिक्यूल में दिखाऊंगा कि चारों अलग करे तो क्यों नहीं कटेगा, और अगर चारों सेम है तो कैसे कट जाएगा। ठीक है भैया, अगली मुलाकात में ये मैं डूब रहा हूँ। ठीक है ना, आज मॉलिक्यूल मेरा ऊपर छूट गया है बैग में, ठीक है, वरना मैं आपको आज ही दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, तो अगली मुलाकात में आपको दिखाऊंगा मैं मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ऐसा। तो कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा sp3 कार्बन। ठीक है भैया, sp3 कार्बन जिसकी ऑल फोर वैलेंसीज क्या हो जाए? अलग हो जाए। sp3 कार्बन attached with four different
एटम्स और ग्रुप्स। कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है भी ऐसा, तो कायर कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन इसे हम बोल लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने हैं आराम से, कायर कार्बन। समझते हैं इस मामले को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप सीख पाए हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कायर कार्बन का, और फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप वो ट्राई कीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं कायरल कार्बन। जैसे मान लो मैंने कार्बन ले लिया, इस कार्बन पर मैं 4 डिफरेंट वैलेंसी लगा देता हूँ। पहली बात क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और sp3 होगा तभी 4 वैलेंसी अलग हो पाएंगे, वरना संभव ही नहीं। sp2 पे चेक ही नहीं करना, इसलिए मैंने sp3 लिख दिया। यहाँ पर मान ले लेते हैं एक H, यहाँ ले लेते हैं मान लो एक CH3, यहाँ लगाते हैं एक Cl, और यहाँ पर ले लेते हैं मान लो एक इथाइल। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्बन के चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग। ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये क्लोरीन और ये इथाइल, है कि नहीं। ऐसा कार्बन ऑल 4 वैलेंसी अलग हो, इसे बोलते हैं कायरल कार्बन। और जब भी कोई कार्बन कायरल हो जाए तो कायरलिटी को दिखाने के लिए हम उसका दामन भर देंगे चांद सितारों से। मामला आया क्या, जब भी कोई कार्बन बन जाए कायरल, उसका दामन भर दे चांद सितारों से, भर दे इसका दामन। लीजिए भैया, मतलब क्या कि जब भी कोई एटम कायरल बनने वाला है, हम उस पर सितारे बना देंगे। अरे मामला स्टार दिखाया था, बन जाएगा सुपर स्टार। ये है रॉक स्टार, जो क्या बनेगा, कायरल। अरे मामला तो भर देना उसका दामन, इससे चांद सितारों से भर दूंगा तेरा दामन, ऐसा बोलना और भर देना। मामला आ रहा भैया। चल तो आगे बढ़ते हैं, अब आपकी बारी। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि आपको पहचानना आता है नहीं आता, सीखते हैं कायरल कार्बन पहचानना। चलिए लेते हैं एक सवाल, एक क्वेश्चन लिखें। फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है भाई, कायरल सेंटर का नंबर आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड में कितना है। 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहला ले सकते हैं अपन CH3, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लिया OH, और ये CH2 और ये CH3। नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन हो गए। और कुछ साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, रिंग वाले। नंबर 4, ये 4 ट्राई कीजिए, फिर और देते हैं। ट्राई कर रहे हैं क्या, हो जाए तो बताएं। डन, ओके। आए देखें भी, चलो चेक करते हैं। बहुत आसान खेल है अगर कंपाउंड लिख कर दिया है तो। ठीक है भाई, देखें बताएं। यहाँ पर देखा जाए इस कार्बन पे, ये कार्बन कायरल हाँ कि ना, ये कार्बन कायरल हाँ कि नहीं, नहीं है। बिकॉज इस कार्बन पर तीनों क्या लगे हैं, H।
हमें तो हर वैलेंसी अलग चाहिए, या तो 3 वैलेंसी के आगे सेम आ गई, मतलब तो ऐसे कर, ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, 2 H लगे हुए और एक पर 2 वैलेंसी से मतलब खेल खत्म, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, इस कार्बन के 3 वैलेंसी सेम है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर चेक करते हैं, हाँ यहाँ पर मामला अलग है कि एक वैलेंसी क्या है H, एक OH, एक CH3 है कि नहीं। इसके क्या है, एक CH3, एक इथाइल, एक OH और एक H, मतलब ये कार्बन बिल्कुल कायरल है। तो इसका हम दामन भर देंगे चांद सितारों से। मामला आया क्या, ऐसे इस तरीके से। चले ठीक है भैया, ऐसा मतलब पहले में कितने कार्बन कायरल हैं, 1। ठीक है, चले ये मैं नहीं लिख रहा, आप तो बस स्टार से देख लेना, वरना फिर नंबर में कंफ्यूजन हो जाएगा। चले नंबर 2 देखते हैं, बताएं नंबर 2 में कितने हैं, नंबर 2 में कितने कार्बन कायरल हैं, नंबर 2 में कितना, नंबर 2 में, हाँ वेरी गुड, नंबर 2 में 2 आया है आयुषी का, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। राकेश की भी 2 आ गए, वेरी गुड शाबाश। आए देखते हैं, निखिल जी आपका एकदम सही है, वेरी गुड, आप मतलब हाईली अवेयर हैं, ये शानदार। जहर छोड़ा था मैंने, 3 एकदम सही है, वेरी गुड है कि नहीं। ये एक जहरा क्वेश्चन था, ये था जहर, और इस जहर में फंस गई है जनता। देखें क्या हुआ, चेक करते हैं। इस कार्बन की बात करें, बताएं इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन पर 3 वैलेंसी H है, मतलब खेल खत्म। यहाँ पर 2 H है, खेल खत्म, बिकॉज 2 भी से मतलब खेल खत्म, हमको तो सब अलग चाहिए। यहाँ चेक करते हैं इस पर, हाँ ये एक H है, एक Cl है, एक H है, एक Cl है, और एक तो इथाइल है, और ये पूरा ग्रुप है, मतलब ये तो ठीक है। तो ये तो बन गया कार्बन कार्बन, एक ये बन गया। यहाँ चेक करते हैं लास्ट वाले पे, यहाँ देखें, यहाँ चेक करते हैं, एक H है, एक पूरा ग्रुप है बड़ा वाला, ये ग्रुप पूरा पूरा है कि नहीं। बाकी ये क्या है, CH3, ये क्या है CH3, अरे मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम होते हैं लाला, CH3 और मिथाइल दोनों सेम होते हैं, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। जनता फंस गई इसमें, लोगों ने टू 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 टिका दिया इसमें, ये और ये सेम ही तो है, मिथाइल और मिथाइल, CH3 मिथाइल है, Me भी मिथाइल है, जब 2 मिथाइल है मतलब क्या है, सेम मामला है, आ रहा मामला। इसका मतलब यहाँ पर ये होने वाला नहीं है। ठीक है भैया, काफी लोगों ने गलती कर दी है इसमें, शानदार है कि नहीं। बहुत ही जहरीला खेल है कि नहीं, टीना कह रही है बहुत ही जहरीला खेल है, बहुत शानदार एकदम है ना, कतई जहर। चले आए, खेल थोड़ा जहरीला है कि नहीं, चले आए आगे देखते हैं। नंबर 3 समझते हैं खेल को। नंबर 3 बताएं, नंबर 3 में कितने कारल है, नंबर 3 में कितने कारल, नंबर 3 में कितने कारल। आयुषी एक बार सही कर दिया, वेरी गुड शाबाश शाबाश, सबका सही है। नंबर 3 देखें, अगर नंबर 3 की बात की जाए तो बताओ, ये एक sp3 कार्बन है, खोपचे में तो क्या आएगा, 3 H आएंगे, तो ऐसे कट गया। ये भी खोपचे में 3 H आएंगे, ये भी कट गया। और ये कैसा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये भी कैसा है sp2, और sp2 पर तो चेक ही नहीं करना, बिकॉज मुझे क्या चाहिए sp3। आप देखें क्या चाहिए मुझे, sp3, अरे ये क्या हुआ प्रीवियस, हाँ sp3 मुझे क्या चाहिए था, sp3 कार्बन एटम जिसकी ऑल 4 वैलेंसीज अलग हो। तो यहाँ तो sp3 कार्बन ही नहीं है, यहाँ तो sp3 कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई भी कार्य होने वाला नहीं है, खत्म किया, आ रहा मामला, 0 आएगा इसका आंसर। बहुत शाबाश है कि नहीं, देख सकते हैं। अगर ढूंढने जाते भी तो क्या मिलता कि इस केस में एक वैलेंसी CH3, एक Cl, आप ढूंढते आपको 2 वैलेंसी मिलती नहीं, एक साथ मिलती है दोनों दोनों, 4 ढूंढते हो आप, तो 4 अलग कहाँ से मिलेगी, मिलना नहीं। तो sp2 को तो चेक ही नहीं करना। ठीक है भैया, सन्नाटा, कितने इसमें, बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। चले नंबर 4, चलिए नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में कितने कायरल है, बता पाएंगे क्या। नंबर 4 में 0 बोल रहे हैं लोग, आए देखिए समझते हैं खेल को, ये अच्छा खेल है, इसे भी आपको समझना चाहिए। देखें यहाँ खेलते खेल, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ चेक करता हूँ, देखें एक तो CH3 आएगा, और एक तो हम जानते हैं कि यहाँ पर H आएगा, मन की आंखों से देखना होता है, जब बॉन्ड पूरे दिखाई ना दे। ठीक है भैया, तो एक तो CH3 और एक H आ जाएगा। अब वैलेंसी मिलानी है, अब वैलेंसी पता है मैच कैसे करनी है आपको, आपने खाली क्या देखा, क्या यहाँ पर देखा ये और ये सेम देख लिया आपने, छोड़ दिया नहीं भैया, आगे भी इसकी वैलेंसी है पूरा, जब तक कॉमन वैलेंसी ना आ जाए तब तक काउंट करना है, तब तक चेक करना है। जैसे यहाँ पर पहला पहला सेम जाएंगे अगले पे, ये क्या है यहाँ पर अलग, और यहाँ पर क्या है अलग हो गया, मतलब ये दोनों वैलेंसी अलग मानी जाएगी, ये इसकी वैलेंसी यहाँ है, इसकी वैलेंसी क्या है, ये है, इस तरीके से आपको वहां तक चेक करना है जहां तक कॉमन कार्बन ना आ जाए। कॉमन कार्बन पर, जिसे बोलते हैं कॉमन, अगर कॉमन कार्बन पर कुछ भी लगा है उससे मतलब नहीं है, वो तो बेकार है, कुछ भी लगा हो वो दोनों लिए कॉमन है। पर कॉमन वैलेंसी तक पहुंचते तक, कॉमन वैलेंसी तक पहुंचते तक, वहां तक पहुंचते तक अगर वैलेंसी बदल गई तो अलग अलग वैलेंसी मानी जाएगी। इसका मतलब
ये जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल। और सेम खेल यहाँ भी आएगा, इस पर भी क्या आएगी, कायरलिटी आएगी, बिकॉज एक होगा OH, एक होगा H, ये वैलेंसी जाऊंगा अलग और यहाँ अलग वैलेंसी। अरे मामला इस तरीके से, जब तक कॉमन कार्बन ना मिल जाए, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन कायरल हैं, कायरल कार्बन कितने हैं, 2 हैं इसके। ठीक है भैया, आया मामला समझ में, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये बहुत काम का है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, नंबर 4 में कहीं कोई दिक्कत है किसी को, बोलो यारो, डन है, एकदम क्लियर है ये, अरे बोलो लाला, दिक्कत क्लियर है क्या, ठीक है चले, तो नंबर नेक्स्ट, चलिए आपकी बारी, अब आप बनाइए कायरल कार्बन, चेक करते हैं अगेन नंबर 5वां, कुछ जहरीले मॉलिक्यूल्स आपके सामने आते हुए। नंबर 5 ये एक ट्राई करें, इसके अलावा आप और क्या ट्राई करना चाहिए आपको, एक कायरल एटम ले लेते हैं, ये ट्राई करें, 5 6 7, एक और ले लेते हैं 8वां, फोर्थ वाला एक बार फिर से देखना, कंचन को ठीक है दिखाते हैं अभी, देखो आप देखते रहिए, बाकी लोग आप ऐसा करते रहें, कंचन देखें आप, फोर्थ मॉलिक्यूल जो था वो कुछ ऐसा था, ऐसा हमने लिया था एक CH3 और यहाँ पर हमने लिया था एक OH। चलिए देखिए आप ध्यान से, ठीक है देखें, तो आपने बोला कि चेक करते देखना, करना क्या है, चेक करना है, मान लो ये कार्बन दिखने जा रहा है, तो भाई चारों वैलेंसी दिखनी चाहिए, एक वैलेंसी इसकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी जो नहीं दिख रही वहां कौन होगा, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का एक वैलेंसी तो ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, कि मुझे जब चेक करना है इनमें जो रिंग में चेक करना है वैलेंसी, तो रिंग में वैलेंसी कहां तक चेक करनी है, जब तक कि कॉमन कार्बन ना आ जाए तब। मैं तो यहाँ जाऊंगा तो यहाँ ये पहला है, इसके लिए ये पहला है, ये दूसरा है, इसके लिए दूसरा है, ये इसके लिए तीसरा है, इसके लिए भी यही तीसरा है, मतलब ये कैसा है, कॉमन। तो यहाँ पर कुछ भी लगाओ फर्क पड़ता नहीं है, अगर यहाँ तक कॉमन के आने तक, कॉमन के आने तक अगर वैलेंसी बदल गई तो अलग वैलेंसी मानी जाएगी। तो देख लो यहाँ पर ये तो पार्ट क्या था, सेम था, यहाँ भी सेम था, पर यहाँ पर कैसा हो गया, ये अलग और ये अलग हो गया, आ रहा मामला, तो ये दोनों अलग अलग वैलेंसीज मानी जाएंगी, आया मामला ऐसा। तो कॉमन कार्बन तक पहुंचते तक चेक करना है कि वहां तक क्या माहौल बन रहा है, वहां तक अगर चीजें अलग हो जाएंगी तो काम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए ट्राई करें 5 6 7 8, हर कार्बन पर चेक करना तो अच्छा रहेगा। किसे खोलना है बेटा, किसे खोलना है बताएं, किसे ओपन करना है, कार्बन की फॉर्म 4 को, कार्बन की फॉर्म 4 को, 4 को समझा नहीं, मतलब फिर से बोलना एक बारी, सी की फॉर्म 4 मतलब, देखो इसे अपन के सारे बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, लो इसी मॉलिक्यूल के, लो बड़े में लेते हैं, एकदम बड़ा सा लेता हूँ ताकि दूर दूर दिखाई दे, इस तरीके से। यहाँ पर था मान लो ऐसा, तो दूर अलग एग्जाम्पल लेते हैं, बदल देते हैं उसको, मान लो ऐसा था, मान लो ये दिया है, अब इस पे चेक करना है मेरे को, तो मैं सारे बॉन्ड खोल लेता हूँ पहले, तो हर किसी के 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, अलग कलर से ले रहा हूँ, ये H, ये H,
ये H और ये H, इनके 3 बॉन्ड दिख रहे थे, यहाँ पर एक H, इसके भी 3 दिख रहे थे, यहाँ पर एक H, इस तरीके से। अब कौन सा वो कार्बन है जिसके ऑल 4 वैलेंसीज अलग है, चेक करता हूँ। यहाँ पर एक तो OH है और यहाँ पर एक H है, इस पे चेक नहीं करूंगा, दो H दिख रहे हैं, यहाँ भी चेक नहीं करूंगा, 2 H दिख रहे हैं, यहाँ भी चेक नहीं करूंगा, तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ ना हो वहां चेक नहीं करता, और पर ऑलरेडी 2 H आ रहे होते हैं, तो 3 और 4 तो ऐसे ही कट गए, बचे ये 2 लोग, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है ना, ऐसे, तो एक H आ गया, एक OH आ गया। अब इनकी इन वाली वैलेंसी को चेक करना है, देखना ध्यान से, 2 वैलेंसी अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। इसकी एक वैलेंसी ये होगी, कौन सी वाली है, येलो वाली, ऐसे जा रही है, ये जा रही है ऐसे, 2 कार्बन मिल गए यहाँ तक। वैसे इसकी एक वैलेंसी कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये रेड वाली, ऐसे और ये ऐसे, यहाँ तक। फिर जब यहाँ पहुंचेंगे यहाँ तक, तो थर्ड यहाँ पर आया, एक स्टेप में चल गया ऐसा, सॉरी येलो, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, दोनों का जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, जंक्शन, ये कॉमन है, तो कॉमन पर कुछ भी लगा हुआ उसे काउंट नहीं करना होता, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, पर इस कॉमन तक पहुंचने में जितनी आपने जर्नी तय करी है, वो जर्नी कैसी है ये आपको देखना पड़ेगा, सेम है या डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखें, येलो में देखा जाए तो येलो में जो पहला कार्बन आया था, येलो में जो पहला कार्बन आया था, दूसरा कार्बन आया था, रेड में भी पहला आया और दूसरा आया, देखते हैं सेम आया क्या आया। अगर बात करें येलो वाले की, येलो में जो पहला कार्बन है वहां क्या है, H और H, यहाँ पहला क्या है, H और H, मतलब पहला सेम हो गया, आगे बढ़ गया। नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर एक H और एक CH3, वैसे यहाँ देखे तो यहाँ पर ये H और ये H, मतलब नंबर 2 कैसा हो गया, अरे ये अलग है, अरे ये अलग है। तो कॉमन पहुंचते तक, अगर कॉमन के पहुंचते तक कहीं पर भी डिफरेंट मिल जाए पूरे मोहल्ले में, जैसे क्या मान लूंगा, अलग अलग मान लूंगा, मामला आ रहा है क्या, अब आया क्या, अब आया क्या, ठीक है भैया, ऐसा। तो कॉमन कार्बन तक पहुंचने तक वैलेंसी कहीं भी अलग मिल जाए तो अलग बात, अगर कॉमन तक सेम हो जाए तो मामला अलग है, फिर तो नहीं मान सकता। अगर कॉमन तक सेम हो जाए फिर क्या हो जाएगा, फिर उस केस में उसे माना नहीं जाएगा, ठीक है भाई। चलो ट्राई कर रहे थे आप, ये अगर हो गया तो बताएं। ये अलग मानो ना अपन, ये यहाँ पर क्या था, एक CH3 है, इसको अपन मानो ना, यहाँ पर क्या था, एक CH3 था, ये CH3 और ये H है, यहाँ पर ये H है और ये H है, सेकंड जो कार्बन था दोनों का डिफरेंट हो गए कॉमन वैलेंसी के पहुंचते तक, ठीक है ना, ऐसा। चले चले भाई देखें, चलो अब चेक करते हैं, डन हो गया आपका। चले आए नंबर 5 देखें, नंबर 5 भी वैसे ही खेला, शानदार खेला, जैसा पहला था वैसे ही खेला, ये भी है ना। देखें जैसे कि मान लो यहाँ, जैसे जहां पर कुछ लगा हुआ ना, रिंग बन रहा है और कुछ भी लगा हुआ नहीं, वहां तो चेक ही नहीं करना, बिकॉज यहाँ क्या आएगा, 2H 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 2H, ये चारों पैटर्न बकवास है, जहां कुछ लगा वही चेक करता हूँ। यहाँ पहुंचा, अब यहाँ चेक करने जा रहा हूँ, तो एक आ गया मेरा CH3 और एक का क्या आएगा, H आएगा, ये दो तो अलग हो गए। अब बाकी वैलेंसी चेक करनी है, कॉमन कौन सा होगा इसके लिए, यहाँ से चलूंगा यहाँ तक, यहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ से चलूंगा यहाँ तक, यहाँ पहुंच जाऊंगा। बताओ बोथ साइड से आने पर जो कॉमन है वो कॉमन कार्बन तो ये है, वो यहाँ से एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप, यहाँ से भी क्या चलेंगे, ये यहाँ से क्या होगा, ये एक स्टेप, 2 स्टेप और ये तीसरा स्टेप, तो तीसरा दोनों के लिए कॉमन है। अब बताओ बोथ साइड से आने पर वैलेंसी एकदम सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है, सेम आ रही, जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये कार्बन काल होगा या नहीं होगा। पर आपको एक और चेक करना है, कौन सा, ये नीचे वाला, ये कि नहीं, ये भी सेम है, इसका ठीक कैसे बन जाएगा, रिवर्स में ऐसे बन जाएगा, तो भी क्या होगा, सेम ही केल होगा। मतलब इस केस में कोई भी कायरल नहीं है, जीरो कायरल सेंटर है इसमें। ये आया क्या, ऐसा। बस ये दोनों एग्जांपल अच्छे हैं, शानदार समझने वाले, एक ये और एक नंबर 4, दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है भैया दोस्त। नंबर 6 बताएं, नंबर 6 में कायरल एटम है कि नहीं, कायल सेंटर है कि नहीं, नंबर 6 में कायल सेंटर है कि नहीं, नंबर 6 में कायल सेंटर है कि नहीं है, प्रेजेंट या एब्सेंट, पी या एब्सेंट, बिल्कुल है। यहाँ पर हमने कहा कि कायरल सेंटर ढूंढ रहे हैं, कायरल सेंटर मतलब कोई सा भी चलेगा। बताओ इस केस में जो एन है वो एन कैसा है, sp3 हाइब्रिड है, कैसा, ये sp3 हाइब्रिड, और ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, sp3 एटम है और 4 वैलेंसी क्या है, अलग 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 अलग। sp3 एटम विद 4 डिफरेंट वैलेंसी क्या कहलाएगी भैया, क्या कहलाएगी, कायरल सेंटर। ये कैसा हमारा, ये कायरल सेंटर है, ये सीसी है, यहाँ पर हम बिंदास स्टार लगा सकते हैं, चांद सितारों से भर देंगे इसका दामन, आ रहा मामला। चले
आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 चेक करते हैं कि नंबर 7 पर क्या आना बनना है। नंबर 7 एक अच्छा खेल है, शानदार, ठीक है नहीं, इस तरीके से चले आए। पहले बताओ मुझे कहाँ कहाँ चेक नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ चेक नहीं करना चाहिए, पहले वो मार्क पे चेक नहीं करना मेरे को। इस कार्बन पर चेक करना चाहिए क्या, इस कार्बन पर चेक करना चाहिए क्या, यहाँ चेक करना चाहिए क्या, अच्छा यहाँ चेक करना चाहिए क्या, यहाँ चेक करना चाहिए क्या, अच्छा यहाँ चेक करना चाहिए क्या, यहाँ चेक करूं क्या, यहाँ करूं क्या, यहाँ करूं क्या, इनमें से कहीं को चेक करना नहीं, क्यों भैया, बिकॉज ये बात तय है कि इस केस में यहाँ पर हर केस में दो दो एच आने वाले हैं और एक कार्बन पर दो एच, मतलब खेल खत्म हो चुका है इसका, आर मामला इसका खेल खत्म हो चुका है, ये तो आपस में अभी क्या बनने वाले है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं इस बात को, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अब जहां जहां बैलेंसेस लगे वहां से बाकी जो 4 बचे मान लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए समझते हैं खेल को, अगर यहाँ देखा जाए इस केस में, यहाँ पर एक तो एच आएगा, है कि नहीं, बताएं ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा, कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा, ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा, ये वाला जेल वाला, जेल वाला, ये येलो वाला कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कायरल होगा। एक तो एच हो गया आपका, एक हो गया CH3, यहाँ आऊंगा तो क्या मिलेगा, अलग वैलेंसी, और यहाँ जा रहा हूँ इस साइड मूव करने पर रिंग में अलग वैलेंसी मिल रही है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी देख सकते हो, कैसे भाई, कि इधर आएंगे अपन तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ क्या मिल रहा है आपको 3 डिग्री कार्बन। ये कैसा है, ये 2 डिग्री, और ये कैसा है, ये 3 डिग्री, आ रहा मामला ऐसा, इसके बोथ क्या हो गए, अलग हो गए। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। चले यहाँ चेक करते हैं इस पर, इस पर टीना जी क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है यहाँ चेक करते हैं इस वाले पे, ये जो ब्लू वाला है यहाँ चेक करते हैं, ब्लू दिखाई दे रहा है, ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ ट्राई करते हैं। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, एक तो एच आ रहा होगा, एक तो यहाँ एच आ रहा होगा, और इसकी देखते हैं यहाँ आएंगे क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बन, यहाँ जाएंगे क्या मिलेगा 2 डिग्री, यहाँ जाएंगे मिलेगा तो 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री, पर ये दोनों तरीके से अलग अलग है। बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं, ये कार्बन कायरल है कि नहीं, ये कार्बन कायरल की नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है कि नहीं, ये भी कायरल। यहाँ जाएंगे इधर जाएंगे अलग चीज, इधर जाएंगे तो अलग चीज, इधर जाएंगे तो अलग चीज, इधर जाएंगे तो अलग चीज, यहाँ नीचे अलग चीज, हर केस में अलग मिल रहा है। तो ऐसे ही चेक करना होता है, मतलब जो ग्रीन वाला है ये भी कैसा है, एकदम कायरल है। चलो बताओ जो बॉटम साइड पर ये ले रहा हूँ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये कार्बन कायरल है कि नहीं है, ये कार्बन कायरल है कि नहीं है, ये ले लेता हूँ, लो ये वाला बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं है, सब बोल रहे हैं वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, हाइड्रोजन आ रहा होगा, इधर गया तो 2 डिग्री, यहाँ आया तो 3 डिग्री विद OH, नीचे गया तो 3 डिग्री विदाउट OH, सब अलग अलग खेल है। बगल में 2 डिग्री, एक साइड 3 डिग्री विद H, एक साइड 2 डिग्री, 2 डिग्री विद OH, 2 डिग्री विद OH, और नीचे गया तो 3 डिग्री, आ रहा मामला ऐसा। तो हर तरफ अलग अलग केस दिखाई दे रहा है। अब आप सीखना आ गया आपको, ये भी कैसा हो जाएगा, कायरल। और एक जो लास्ट बचा यहाँ चेक करते हैं, बताएं इस पर चेक करें, बताएं कायरल है कि नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं है, दूर से दिख रहा है, अब तो फटाफट दिख जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे क्या आएगा, एक एच आएगा, एक OH है, HOH, यहाँ गए तो 3 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री, वहीं खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि एंड तक मूव करते पर तो यहीं खेल खत्म हो, ये भी कैसा बन जाएगा, कायरल। इस तरीके से, मतलब इसमें कितने कायरल कार्बन है, टोटल 4 कार्बन कायरल हैं। चले द लास्ट वन नंबर 8, बताएं नंबर 8 के खेल में क्या हुआ, यहाँ पर कोई कार्बन कायरल है या नहीं है, कोई कार्बन कायरल है या नहीं है बताएं लास्ट वाले में कार्बन कायरल है कि नहीं है, बस वेरी गुड साहब, आयुष एकदम परफेक्ट, परफेक्टली परफेक्ट, एकदम सही आंसर आपका, शानदार। कोई कार्बन कायरल है या नहीं है बताएं, टीना बोल रही नहीं है, देखते हैं, आए चेक करते हैं, बताएं। पहली बात, मुझे कहाँ कहाँ चेक नहीं करना चाहिए, यहाँ चेक करना चाहिए क्या, यहाँ चेक करना चाहिए क्या, यहाँ चेक करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2H आएंगे। यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या, नहीं, 2H आएंगे। यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या, यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्यों, 2H आएंगे। अच्छा यहाँ और यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या, यहाँ पर और यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या,
यहाँ पर भी चेक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बेटा, नहीं एकदम नहीं। क्यों? बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, sp2 है और sp2 पे तो चेक ही नहीं करना। कहाँ चेक करना है? ओनली sp3 पे। एकमात्र कौन बच गया? ये लास्ट वाला यहाँ पे जो येलो कर दिया अपन ने, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस केस में देखेंगे तो एक तो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा और एक कौन है हमारा यहाँ पर CS3। तो दो वैलेंसी अलग अलग हो गई। अब यहाँ मूव करते हैं, यहाँ यहाँ सेम है, अच्छा सेम हो गया। अगले भाई यहाँ और यहाँ सेम है क्या? सेम है क्या? सेम है क्या? ये दो वैलेंसी सेम है क्या? ये सेम है क्या? नहीं है। ये अलग और ये अलग। यहाँ sp2 कार्बन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या हुई, सेम हो गई। मतलब कॉमन कार्बन तक पहुंचने से पहले केमिस्ट्री क्या हुई, अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। यहाँ पर कायरल कार्बन कितना आएगा, 1 कायरल कार्बन आने वाला है, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो अपन ने सीखा आज कायरल कार्बन, कायरल सेंटर पहचानना। अब देखेंगे अगली मुलाकात में, जाएंगे अगली मुलाकात में और इस खेल को आगे बढ़ाया जाएगा और समझेंगे इस मामले को। ठीक है भाई, अगली मुलाकात में आएगा सबसे बेहतरीन चीज, जिसे बोलते हैं क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पीओएस और सीओएस आने वाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आने वाली है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ऑप्टिकल में कुछ सीखे होंगे, आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। अगली मुलाकात में आएगा सबसे जजा खेल, नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वो आपको दिखाऊंगा कि कब कटेगा कब नहीं कटेगा, उसे हम समझेंगे। ठीक है, अगली मुलाकात में बहुत शानदार मजा आने वाला है, बेहतरीन दम लगाएंगे, जोरदार माहौल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। हाँ जी, ऑफलाइन में भी सेम चल रहा है, ऑफलाइन में एकदम सेम चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा पीछे होगा हल्का सा ना।